चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत सिंपल और बहुत एक क्या बोलेंगे इनिशियल, बिल्कुल जब आप 11th क्लास पे एंटर करोगे तो ये आप कुछ टर्म्स, कुछ अकाउंट्स के बारे आपको टीचर्स आपके पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग सारे वो अकाउंट्स के टर्म्स और वो अकाउंट्स क्या है बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आप लोग सीखेंगे, सो दैट जब आप अपनी 11th क्लास को जब एंटर करें तो आपको पता रहे कि टीचर क्या डिस्कस कर रही हैं और टीचर किस किस टर्म्स के बारे में क्या क्या बता रही हैं। ठीक है, याद रखिए। सो आज हम लोग चालू करेंगे अपना अकाउंट्स के बहुत सारे बेसिक टर्म्स। पहली तो ये एक मन में क्वेश्चन आता है, अकाउंट्स क्यों क्यों अकाउंट्स? शौक से तो बनाएंगे नहीं भाई, क्यों बनाना है अकाउंट्स? तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कि लोग समझेंगे, धीरे धीरे करके लोग जानेंगे। फिर एक समय आएगा जहां आपको लगेगा नहीं, अकाउंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत जरूरी है मेंटेन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मेरे को भाई घर से निकलना है, बिजनेस करना है, ठीक है, मुझे कुछ अच्छा एक बिजनेस करना है, तो मैं घर से निकला भाई बिजनेस करना है। क्या करना है? फॉर एग्जांपल चलो एक मोबाइल की शॉप खोलनी है। अब देखो फ्री में तो मोबाइल की शॉप खुलेगी नहीं, एक हमको दुकान चाहिए होगी, शॉप खरीदनी होगी या रेंट पे लेना होगा, कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रा बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा, मोबाइल के स्टॉक रखने होंगे, मतलब पैसे लगेंगे, कुछ खर्चा होगा। सो पहला तरीका मुझे लग रहा है जो हम बिजनेस कर सकते हैं वो है सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग मतलब मैं अकेले पूरा बिजनेस देखूंगा, मेरे पीछे भले मेरे फादर ने पैसा दिया हो या मेरी मदर ने पैसा दिया हो, बट आई एम द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो पहले जब हम घर से निकले और बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो जो मुझे पहला कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है वो है सोल ट्रेडिंग। अकेले आप बिजनेस करो, किसी को साथ मत लो, भरोसा मत करो, अपने बिजनेस करो, फंड लाओ अपने हिसाब से, कहीं से भी इंतजाम करो और अपना बिजनेस आप स्टार्ट करो, बिजनेस अपना स्टार्ट करो। या फिर एक स्टेप आगे जाकर पार्टनरशिप कर लो, कोई भरोसे का बंदा उठा लो जो फंड दे दे, कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, उसके साथ आप पार्टनरशिप कर लो। सेकंड मोड है बिजनेस करने का। और तीसरा, आपके सपने बड़े हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो चलो फिर एक स्टार्टअप करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं और एक ग्लोबल वे पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सो कहने का मतलब है कि जब एक पर्सन बिजनेस करने का सोचेगा तो उसके पास तीन अलग अलग मोड होंगे, सोल ट्रेडिंग अकेले, पार्टनरशिप किसी के साथ, कंपनी एक जॉइंट स्टॉक लेवल पे, जॉइंट स्टॉक कंपनी लेवल पे काम कर सकता है। ठीक है, अब ये तीनों जो बिजनेस के मोड है, इसका जो इसेंशियल है, जो इसका एसेंस है, जो इसकी फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो है कैपिटल। भाई बिना कैपिटल के तो कोई आपको सटने भी नहीं देने वाला। आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस पार्टनरशिप पे कर रहे हो, कंपनी में कर रहे हो, इनफैक्ट आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आपको कैपिटल चाहिए होगा। बहुत बार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे को लगता है 80% ऑफ द इंडियन पेरेंट्स जो है वो बोलते हैं कि बाबू पढ़ लो, बच्चे पढ़ लो, हमारे पास वो पूंजी नहीं है कि हम आपको बिजनेस करके दे पाए, बिजनेस खोल के दे पाए। बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये एसेंस है। कहते हैं जैसे हम चॉकलेट केक खा रहे हैं तो भाई क्या टेस्ट आएगा? चॉकलेट का टेस्ट आएगा। पाइनएप्पल केक खा रहे हैं तो क्या टेस्ट आएगा? पाइनएप्पल का टेस्ट आएगा। उसी तरह अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भाई उसको टेस्ट, उसमें फ्लेवर ऐड करना है तो क्या डालना होगा? कैपिटल डालना होगा। तो चलिए फिलहाल कैपिटल कहीं से इंतजाम करके मदर फादर ने कुछ पैसा देके एक बिजनेस मेरा स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, मोबाइल शॉप मेरी स्टार्ट हो गई। अब कैपिटल इन्वेस्ट हुआ तो मोबाइल शॉप स्टार्ट हो गई। अब यहां से स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या है? ट्रांजैक्शंस हम बोलेंगे जो बिजनेस में लेन देन हम लोग करते हैं। अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो कोई कस्टमर आएगा, मैं सप्लायर से सामान मंगवाऊंगा, स्टाफ सैलरी मांगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो रेंट देना होगा। मतलब आप जब बिजनेस स्टार्ट कर लोगे भाई, जब आप बिजनेस में आ जाओगे इन्वेस्ट करके, तो वहां से आपका स्टार्ट हो जाएंगे ट्रांजैक्शंस। बहुत लोग सोचते हैं ट्रांजैक्शंस का मतलब पैसे आ रहे हैं, नहीं, ट्रांजैक्शन का मतलब बोथ आउटफ्लो इनफ्लो कुछ भी हो सकता है। मतलब पैसे जा रहे हैं तो वो भी ट्रांजैक्शन है। मतलब ट्रांजैक्शंस आर दोज इवेंट्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अ फाइनेंशियल चेंज इन द बिजनेस। वो इवेंट्स जिससे मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस या फाइनेंशियल या मॉनेटरी सिस्टम्स या मॉनेटरी जो क्या कहेंगे हम लोग, पैसों का जो स्टॉक है वो चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शंस। मैं थोड़ा सा इसको बहुत बेटर वे में क्लियर करता हूं। सपोज कर लो मैं पढ़ाता हूं, कोचिंग सेंटर पे पढ़ा रहा हूं, मेरी खुद की कोचिंग सेंटर है,
कोई स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया, सर आप पढ़ाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाते हैं। सर +1 की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? मैंने बोला सो एंड सो डेट से आपकी +1 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। उस बच्चे ने कहा ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ पेरेंट्स से बात करके। ये ट्रांजैक्शन नहीं है। अगले ने इंक्वायरी किया, मैंने इंक्वायरी के जवाब दिए और कोई हमारे बीच फाइनेंशियल गेन या लॉस की बात नहीं हुई है। अगले 2 दिन बाद वो बच्चा आ जाता है, मेरे को बोलता है सर ये आपकी फी है एडवांस, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कल से। अब उसने मुझे जैसे पैसे दिए मैं उसको सर्विस देना स्टार्ट कर दूंगा एंड इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शंस आर दोज मॉनिटरी इवेंट्स व्हिच ब्रिंग्स अ फाइनेंशियल चेंज इन योर बिजनेस। ठीक है, और किसी भी बिजनेस में लाइफलाइन ही ट्रांजैक्शन है। मतलब मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटे स्केल पे मैं काम कर रहा हूँ। 2 दिन मेरी एडमिशंस पे बच्चे नहीं आते हैं तो मुझे बड़ा घबराहट हो जाती है कि भाई एडमिशंस नहीं हो रही है, एडमिशंस क्यों नहीं हो रही है? तो आप समझ सकते हैं कि लाइफलाइन बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है। अगर ट्रांजैक्शंस होने बंद हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब बिजनेस आप समझ लीजिए शटडाउन के तौर पे आ जाएगा। तो किसी भी बिजनेस का लाइफलाइन, उसका सर्वाइवल ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया बिजनेस हम 3 मोड पे कर पाएंगे, उसके एसेंस हमने समझ लिए क्या है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जरा मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज है। मेरे को लगता है कि जितना साइज बिजनेस का बढ़ते जाएगा उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाएंगे। जितना साइज बिजनेस का छोटा रहेगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मुझे लगता है कम रहेंगे। अगर मैं बात करूं SBI बैंक की हड़ताल की, 2 दिनों की अगर SBI बैंक की हड़ताल होती है या स्ट्राइक पे जाते हैं एम्प्लॉइज, तो पेपर की हेडलाइन होती है तीसरे दिन कि 2 दिन के ये हड़ताल या स्ट्राइक के कारण 100 करोड़ का बिजनेस को हैम्पर हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, 100 करोड़ का बिजनेस प्रभावित हुआ है। बट अगर एक छोटे बिजनेस की बात करें, मैं 2 दिन ऑफ कर दूंगा तो शायद 2-3 एडमिशंस मेरी मिस हो जाए। तो जितना बड़ा साइज है बिजनेस का आपका, उतने ज्यादा आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे। जितना छोटा आपका बिजनेस का साइज है, कंपैरेटिवली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस छोटे होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई छोटा बिजनेस है तो उसमें ट्रांजैक्शन बहुत कम है। ये एक रिलेटिव टर्म है कि बिजनेस बड़ा होने पे ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं, बिजनेस छोटा होने पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम रहते हैं। अब बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, जो आप ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज एवरीथिंग। आप कितना मेमोराइज करोगे? अब घर के बाहर एक जो सब्जी वाला आता है, उस पे अगर आप हम लोग कभी उधार कोई सब्जी लेते हैं तो 2-3 दिन बाद वो भी शायद भूल जाता है, पता नहीं मैडम कितना था, 80 था कि 90 था, मेरे को याद नहीं है। वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि 80 था कि 90 था। ठीक है, आपको याद होगा, आप जो याद है वो हिसाब से दे दीजिए। तो आप सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज नहीं कर सकते, ठीक है, और आप सब एक एक्यूरेट डेट्स के साथ आप हर चीज को नहीं मेमोराइज कर सकते। तो चलिए, इनमें से कोई बच्चा बोलता है नहीं सर हम तो सारा मेमोराइज कर लेंगे, मेरे को तो याद रहेगा। आप मेमोराइज कर लेंगे बट शायद ऑन पेपर्स ना हो तो मैं बिलीव ना करूं। मैं कैसे बिलीव करूं कि यही ट्रांजैक्शन हुआ था, मुझे इतने ही पैसे देने हैं? तो मेरे को लगता है कि हमें अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब धीरे धीरे हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड करना स्टार्ट करने से मतलब है जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड से मैं यहाँ पे एक टर्म आपको थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूँ। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था अपना पढ़ाना, तो मेरे पास 5-6 स्टूडेंट थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद था कि इन बच्चों का ये नाम है, ये इनकी फी डेट है। तो मैं खुद उनकी फी डेट पे उनको टोक देता था कि आपकी फी ड्यू हो गई, आप पे कर दो। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो मैंने क्या किया, मैंने एक रजिस्टर मेंटेन किया कि हाँ भाई ये रजिस्टर में ये बच्चे का नाम है, ये मंथ का वो फी दे रहा है। फिर मुझे उस पर भी कॉम्प्लिकेशन लगने लग गए। कोई बच्चा बोल रहा है सर अभी तो मैंने दिया था, अभी तो मैंने पे किया था, लेट पे किया, तो वो सोच रहे नवंबर का फीस हमने दिसंबर वाला में दे दिया है। मैंने फिर धीरे धीरे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड स्टार्ट करना रिकॉर्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट किया। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट किया मतलब क्या, मैंने प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें मैं सारे स्टूडेंट्स का डेटा फीड करता हूँ, उनकी एडमिशन डेट फीड करता हूँ, उनका मंथली कौन डेट को फी वो पे कर रहे हैं, किस मंथ के लिए पे कर रहे हैं, वो सारा फीड कर रहे हैं। तो अभी कंपैरेटिवली चीज़ें आसान हो गई हैं, जो बहुत इजीली हम कहीं से भी अपने मोबाइल से भी इसको एक्सेस करके बता सकते हैं कि आपकी ये फी ड्यू है या आपकी ये पेमेंट आपने तब की थी। तो कहने का मतलब है जो ट्रांजैक्शंस है उनको अगर हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें तो चीजें थोड़ी सी सिंपल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो
कुछ भी नहीं है। अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो ये जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है ना, इनको जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब इनको हम अपने किसी भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स। ये एकदम लेमैन का डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में नहीं चलने वाला, एग्जाम वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल हम लोग सिंपल तरीके से जो ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो बन जाता है अकाउंट्स, ठीक है। अब जरा मैं आपको एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, आपको भी समझ में आएगा। बहुत सारे शॉप में हम जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, देखते हैं जो ओनर है वो गल्ले पे बैठा है, कैश बॉक्स के सामने बैठा हुआ है, भाई 500 का सेल हुआ, उसने गल्ला खोला 500 डाल दिया। फिर हमारा कोई उसके घर का 200 का खर्चा है तो वो निकाल के अपने स्टाफ को बोलता है जाओ घर पे दे दो 200। मतलब वो रोलिंग कर रहा है, पैसे आ रहे हैं तो गल्ले पे डाल रहा है, पैसे जरूरत है तो गल्ले से निकाल रहा है, वो कैश बॉक्स में डालता है आने पे और जब जरूरत पड़ती है तो निकालता है। शायद मैं उस बिजनेसमैन को भी जाके पूछूं ना, सर आप क्या कमा रहे हो, तो उसका जवाब आएगा सर अच्छा कमाई हो जाता है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, एक बेटी की शादी हो गई है, अच्छी रोजी रोटी चल जाती है। बट उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, सर आप क्या कमा रहे हैं। तो क्या कमा रहे हैं वो कैसे आंसर दे, क्योंकि उनके पास तो खुद अकाउंट्स नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। तो गल्ला बोल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो डाल रहे हैं, पैसे जब जरूरत है तो निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है जो बहुत लॉजिकली मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हमें अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए सो दैट एक पर्टिकुलर पीरियड का हमें पता तो चले कि हमने क्या प्रॉफिट कमाया है या क्या लॉस हुआ है। हमें सिर्फ नियर आप रोलिंग करके आप नहीं बता सकते कि आपका बिजनेस चल रहा है कि आपके घाटे पे। वैसे तो अगर मान लीजिए मैं बोलूँगा मुझे मोबाइल फोन खरीदना है तो पैसे निकाल लेते हैं हम, है पैसे, कुछ और घर का काम है तो भी पैसे निकाल ले रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो भी डाल रहे हैं, तो भैया रोजी रोटी तो चल रही है, अच्छे से रह रहे हैं। बट नहीं, अगर आपको अपना एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए है, आपको अपना एक्यूरेट बिजनेस का रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको वहां पे जरूरत है अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स क्या है, मियर रिकॉर्डिंग इज नॉट अकाउंट्स। खाली पेपर पे आप लिख लोगे तो इट इज नॉट अकाउंट्स। अकाउंट्स इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक इतना सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम आप मेंटेन कर रहे हो सो दैट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर पाओ। So it is an art of recording the business transactions and which is result oriented, जिससे आपको results पता चले, profit and loss पता चले। सिर्फ केवल हम बोलेंगे हम रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं तो मेरे काफी अच्छे अकाउंट्स हैं, नहीं, आपको ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं जिससे आपको रिजल्ट्स भी पता चले। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्मिनल्स, मिड एग्जाम्स होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि टीचर्स को ये पता तो चले कि जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अकाउंट्स ही आपका अकाउंट्स है, मियर रिकॉर्डिंग को आप अकाउंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग बिजनेस में अपने सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे सो दैट जो यूजर्स हैं, जो बाहर के यूजर्स हैं, वो उस चीज को समझ पाए और उससे एक अपना कंक्लूजन वो निकाल पाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई पेशेंट है जिसके पेट में बहुत दर्द है, वो चले जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसे कहता है तुम अल्ट्रासाउंड करा के आ जाओ। अब जब आप अल्ट्रासाउंड कराने चाहते हैं तो वो आपको एक ब्लैक मैन का एक्सरे की तरह का एक पेपर आपको दे देगा, आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उस पर क्या है, पर साथ में उसने आपको रिटर्न पेपर भी दिया है जिसमें बोल्ड लेटर्स में उसने आपकी बीमारी को हाईलाइट किया है। क्योंकि यूजर्स सब डॉक्टर तो नहीं है, यूजर आप हैं, हम हैं, कोई भी यूजर हो सकता है, तो वो भी उसको समझ पाए और एक ओपिनियन डिराइव कर पाए। तो सेम अकाउंट्स में भी है, इस तरह से सिस्टमैटिकली हमको रिकॉर्ड करना है ताकि यूजर्स को मेरे बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शंस वो समझ पा रहे हैं और उससे रिजल्ट को कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सीख लिया बिजनेस किस किस मोड पे करना है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगे, फिर वहां से हमने इसको रिलेट कर दिया अकाउंट से। तो फिलहाल अभी तो हम लोग को बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज में यही समझ में आ गया कि हमें बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस है वो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है ताकि हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाए और हमें पता रहे हमारा बिजनेस में क्या हो रहा है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको टीचर्स और आपके स्कूल के जो भी मेंटर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। जैसे एक पहला टर्म मुझे समझ में आ रहा है एसेट्स। आज मैं दो टर्म्स आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। पहला टर्म मुझे समझ में आ रहा है एसेट्स। देखिए एसेट्स क्या होता है, अगेन मैं फिर आपको वही बात करूंगा, लेमैन लैंग्वेज की बात करूंगा। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। मेरा एक फ्रेंड बोलता है भाई मेरा बड़ा बहुत अच्छा घर है, बहुत सुंदर घर है मेरा। एक है वो बोलता है मैंने तो कार खरीदी है, मर्सिडीज की मर्क मैंने खरीदा है।
कोई बोलता है मैंने सोने का ब्रेसलेट लिया है। तो एसेट्स का मतलब है क्या? एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टीज, पर बिजनेस में तो नहीं चलेगा ये लिंक कराएंगे आप प्रॉपर्टीज, तो थोड़ा बिजनेस टर्मिनोलॉजी से इसको पढ़ते हैं हम लोग। बिजनेस के हिसाब से मुझे लग रहा है ना, नो डाउट प्रॉपर्टी तो है ही एसेट्स, प्रॉपर्टी तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका इकोनॉमिक वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जिनका पैसों में वैल्यू है और जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाया जा सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी बिजनेस में इकोनॉमिक वैल्यू है और जिससे हम लोग कुछ पैसे कमा सकते हैं, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमा सकते हैं, वो हो जाएगा एसेट्स। एसेट्स मतलब वो प्रॉपर्टीज, वो आपके एसेट्स जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है और जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव आप कर सको, इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकाल पाओ, तो वो आपकी एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर आपको बोलूंगा ये एक रद्दी पेपर है या कागज है या कपड़ा है, इसके लिए आप मुझे 50,000 रुपया दो, कोई भी नहीं देने वाला, बिकॉज इसकी कोई वर्थ नहीं है। पर शायद आपको मैं एक बिल्डिंग दिखाऊं जो बोलूंगा कि ये 50 लाख की है, तो आप अग्री करोगे बिकॉज उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है। ठीक है, अब देखिए बिजनेस में कह देने से प्रॉपर्टीज नहीं हो जाएंगी। अगर मैं बोलूंगा कि भाई दिल्ली हाईवे में मेरा एक बहुत बड़ा प्लॉट है, तो ठीक है चलिए दिखाइए, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अभी हम जमशेदपुर में हैं, जमशेदपुर में टाटा कंपनी का, टाटा स्टील का प्लांट है, तो वो प्लांट हमें सब जगह दिखता है। यस, टाटा कंपनी का बहुत बड़ा प्लांट है, तो फिजिकल प्रेजेंस हमें दिख रही है कि हम कहीं भी जमशेदपुर में घूम रहे हैं तो मुझे वो या हमें वो प्लांट नजर आ रहा है। तो एसेट्स का सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसका फिजिकल प्रेजेंस। अगर कंपनी बोलती है या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कहता है हमारे पास तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, तो चलिए मुझे अपने वर्कशॉप में दिखाइए कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है आपकी। या मैं कहता हूं मेरा पूरे ऑफिस में इटालियन मार्बल लगा हुआ है, तो चलिए मुझे दिखाइए कहाँ इटालियन मार्बल है। तो फिजिकल प्रेजेंस मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, चलिए अब मेरे को लगता है कि फिजिकल प्रेजेंस की बात हुई है, तो मैं बोलूंगा कि चलो भाई ये बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग मेरी है, तो चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं ले जाकर 2-4 जन को दिखा के ले आया, ये देखो बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग है। देखिए फिजिकल अपीयरेंस से क्या हो जाएगा, टाइटलशिप, हु इज द ओनर। वैसे तो मैं बोल दूंगा भाई ताजमहल मेरा है, आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए, द टाइटलशिप बिलोंग्स टू द फर्म। अगर टाइटलशिप फर्म को बिलोंग नहीं करता है वो एसेट्स नहीं है, एटलीस्ट हम तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे इस चीज को। अगर आप कहते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर एसेट्स है, बिजनेस बोलता है ये पर्टिकुलर एसेट्स, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमारी है, तो उसकी टाइटलशिप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बगल वाली बिल्डिंग भी मैंने आपको दिखा दी और बिल्डिंग का टाइटलशिप भी मेरे नाम पर है। बट एक और क्लॉज है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। मतलब पता चल रहा है बैंक पे लोन है, उस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज किया हुआ है या भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा है, तो जब तक वो फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं होगा, फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, तो वो प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज आपके बिजनेस की नहीं होगी, वो डिस्प्यूटेड रहेगी। ठीक है, या डिस्प्यूटेड रहेगी या बंधक पे पड़ी रहेगी, प्लेस रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, एसेट्स। पहले तो लेमैन की लैंग्वेज में क्या बताया मैंने आपको, प्रॉपर्टीज, वेल्थ। थोड़ा सा और बिजनेस टर्म में चलेंगे तो इकोनॉमिक वैल्यू एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तीसरा इसमें मैंने बताया फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, और उसके बाद टाइटलशिप फर्म के नाम पे होनी चाहिए और टाइटलशिप फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला कैटेगरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स देखिए वो एसेट्स होते हैं जो आप अपने बिजनेस पे लाते हो फॉर लॉन्गर पीरियड, इनकी गेस्टेशन पीरियड लार्ज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आज आया और कल सुबह हट जाएगा। ये वो एसेट्स हैं जो आपके लंबे समय तक बिजनेस में रहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूरे अपने ऑफिस प्रीमाइसेस को सेंट्रलाइज्ड एसी करवा दिया, सपोज करो 2 लाख रुपए खर्च हुआ, तो ये जो 2 लाख रुपए आपने खर्च किया है और ये जो एसेट्स हमने डेवलप किया है, ये लॉन्ग रन तक चलेगा। एटलीस्ट 10-5-7 साल तो हमको सोचना नहीं होगा, 5-7 साल तो इसको हम चलाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कि आपने 2 लाख रुपए का ये सेंट्रलाइज्ड एसी करवाया तो कल सुबह 2 लाख रुपए आ जाएंगे। ये इनसे जो आपको इनकम आएगी वो ग्रेजुअली आएगी, धीरे धीरे लोग आएंगे, पढ़ेंगे, फीस देंगे, तो ग्रेजुअली ये इनकम आपकी रिकवर होगी, ये कॉस्ट आपका रिकवर होगा। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स आर परमानेंट इन नेचर,
दे आर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार पैसा लगा दीजिए, निश्चित हो जाइए, ठीक है। इन पे हमेशा एसेट्स डेवलप होंगे, ठीक है, फिजिकल एसेट्स डेवलप होंगे, और इनका जो आपका रिटर्न का पीरियड होगा वो थोड़ा लार्जर होगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इनसे अर्न करोगे, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर परमानेंट इन नेचर एंड दे आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड मशीन्स, बिल्डिंग्स, आपका इक्विपमेंट्स, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये हम लोग लंबे पीरियड के लिए परचेज करते हैं। आप भी अगर अपने मान लो अपने घर पे एक एलईडी टीवी लगाते हो, एक बहुत शौक से 55 इंच का एलईडी टीवी लेकर आते हो, तो आप यूज करोगे इसको, ऐसा नहीं कि 5 दिन बाद फिर उसको बेच दोगे या हटा दोगे या नया ले आओगे, आप उसको लंबे समय तक यूज करोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलेट करेंगे अपने इसके साथ। मान लो आप लोगों को 10th के बाद आपके पेरेंट्स ने मोबाइल लेके दिया, चलो बच्चे को एक स्मार्टफोन लेके देते हैं, तो आप क्या है, ऐसा तो नहीं कि आज स्मार्टफोन लिया तो फिर परसों एक लेटेस्ट फोन आया तो आपको नया ले देंगे, आप एक लंबे समय तक उसको यूज करोगे, ठीक है। फिर उसके आपके फादर या मदर आपका उसको दूसरा फोन आपको लेकर देंगे। तो फिक्स्ड एसेट जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स बहुत सिंपल सी चीज है, ये बिजनेस के साइकिल के साथ चेंज होते रहेंगे। अगर ये रुक गए ना तो बड़ा तकलीफ की बात है। ये ऐसे एसेट्स हैं जो बिजनेस के साथ बार बार बिजनेस जैसे जैसे अपना ऑपरेटिंग साइकिल चेंज होता रहेगा, ये करंट एसेट्स भी चेंज होंगे। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। सपोज करो आप मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़ा त्योहार आएगा गणपति, सब कोई जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, नए नए चीजें परचेज करेंगे, सारी दुकानों में स्टॉक भरा पड़ा रहेगा। एक बार वो फेस्टिवल आ गया, सब दुकान में वो सामान बिक जाएंगे, फिर शॉप जो है नई सामान लेकर आएगा, नया स्टॉक को डालेंगे। मतलब जो बिजनेस का स्टॉक है वो क्या होता रहेगा, रोटेट, एक जगह नहीं रहेगा। एक जगह रुक गया तो दिक्कत है, वो रोटेट होता रहेगा। कैश, आप अपने शॉप में गए 5,000 रुपये लेकर, दिन भर में सेल हुआ, आपने बहुत सारे परचेज किया, सेल किया, रात को आप 8,000 रुपये लेके आ रहे हैं। मतलब कैश आपकी एक जगह नहीं रुकने वाला, बिजनेस के साथ साथ वो चेंज होता रहेगा। तो करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनका अकाउंटिंग साइकिल 1 ईयर के अंदर अंदर होता है, मतलब वो 1 साल के अंदर पलट जाएंगे, आपका सेम नहीं रहने वाले। तो करेंट एसेट्स जैसे बिजनेस का स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, दीज आर करंट एसेट्स। ये हमेशा आपका क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ये एक जगह में फिक्स्ड नहीं रहेगा। ये जैसे जैसे आपका ऑपरेटिंग साइकिल मूव करेगा, ये भी मूव होता जाएगा साथ साथ। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, स्टॉक, कैश, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट्स में, इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स, देखिए इनटैंजिबल एसेट्स क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपने डेफिनेशन को ही क्रॉस करूंगा। मैंने 5-10 मिनट पहले आपको पढ़ाया कि फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, फिजिकली मेरे को एसेट्स दिखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मैं अपनी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ। ये एसेट्स ना फिजिकल फॉर्म पे आपके पास नहीं है, एकदम समझ लीजिए, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। इनका आपका ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये आपके पास लीगल राइट्स के तौर पे है। सपोज कर लो मैंने एक म्यूजिक की धुन बनाई है और ये धुन मैंने किसी म्यूजिक कंपनी को सेल आउट कर दिया है, मतलब ये जो राइट्स है ये मैंने सेल आउट कर दिया उस म्यूजिक कंपनी को। अब वो म्यूजिक कंपनी इस राइट्स को यूज करके इस म्यूजिक को कहीं भी वो यूज कर सकते हैं। सपोज कर लो मैंने एक स्टोरी लिखी है और एक डायरेक्टर ने उस स्टोरी या एक प्रोड्यूसर ने उस स्टोरी को परचेज कर लिया, तो मैंने वो राइट्स उनको सेल आउट कर दिया। तो इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपके पास पर्टिकुलर कोई चीज का राइट्स हो, लीगल फॉर्म पे कोई आपके पास एसेट्स की तरह हो, जो आपके पास लीगल फॉर्म की तरह पे हो, लीगल पेपर के फॉर्म की तरह हो, उसको हम लोग कहेंगे इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, पेटेंट्स। देखिए पेटेंट्स क्या है, बजाज पल्सर एक बहुत फेमस गाड़ी है, आप लोग देखें रोड पे बहुत लोगों के पास होगी। बजाज पल्सर जब भी अपनी पल्सर गाड़ी बनाता है तो उस पे इंजन जो आता है वो DTSI का आता है, मतलब बजाज ने पेटेंट कर रखा है कि वो इंजन हम अपनी गाड़ी पे यूज करेंगे। सो इनटैंजिबल एसेट्स क्या है, इसमें क्या होता है, किसी टेक्नोलॉजी को आपने परचेज किया है, किसी नो हाउ को परचेज किया है, किसी कॉपीराइट को आपने परचेज किया है, ये सारी चीज हो जाएंगे इंटैंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल दूंगा। मान लो एक हम लोग शो देख रहे हैं, कलर्स में हम लोग एक शो देख रहे हैं बिग बॉस, ठीक है। तो
तो बिग बॉस ने वो कॉन्सेप्ट को पेटेंट करा लिया है, कॉपीराइट ले ली है उसकी। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग अपना शो बना रहे हैं, बिकॉज उनके पास एक लीगल फॉर्मेट के तौर पे वो पूरा फॉर्मेट उन्होंने लीगलाइज करा रखा है, अपने नाम पर उसको उन्होंने कॉपीराइट ले रखी है, तो वो हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनी, तीन अलग अलग फॉर्म है बिजनेस के। तीनों का एसेंस, जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो क्या निकला? कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो सच बात है बिजनेस स्टार्ट होगा तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगे। ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो आपके मॉनिटरी पोजीशंस को चेंज करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको एसेट्स का मतलब बताया, उसकी तीन कैटेगरी समझाएंगे। इसको आप एक बार पूरा अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, और कल हम लोग जब मिलेंगे तो फिर हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ वापस आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।